हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखी जाके। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं अपने जो बैच चल रहा है उसके बारे में। ठीक, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा बैच चल रहा है। चलो देख लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर कौन चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर मैथ का जो चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, शस्त्र कौन सा है? 23 और 25 शस्त्र है। और बैच का क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच 90%। बैच का क्या नाम? टारगेट फ्री बैच 90%। ठीक है, जितना हम लोगों ने सिलेबस करा दिया उतना आपने कर लिया तो 90% आपकी कहीं नहीं गई। ठीक है, तो 90% आपकी कहीं नहीं। किस चैनल पर चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। किस चैनल पर चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। जिसका टाइम है ये तो आपको पता ही होगा। टाइम क्या चल रही है? सुबह जो साइंस क्लास चल रही थी 10 बजे वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी है तो जरूर देखी जाते हैं। सुबह ही आपको 11 बजे इंग्लिश क्लास मिल रही है। ठीक है, और शाम 4 बजे हमारे साथ जुड़ते ही हो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के साथ। ठीक, ये पेपर नंबर 1 है। ठीक है, और शाम को ही 5 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये पेपर नंबर 2 है। ये आपने पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कर लिए तो आपको टेट है, सी टेट है, वहाँ भी आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, शाम को एक नई क्लास स्टार्ट हुई है हिंदी की जो 6 बजे है, वो भी चलती है कंटिन्यू। और शाम को मैथ जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है तो आप प्ले लिस्ट बनिए, वहाँ पे देखिए जाएंगे। ठीक है, चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ रहे होंगे प्रारंभिक शिक्षा के वर्तमान में भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। कौन सा इसमें टॉपिक पढ़ रहे होंगे? इसमें टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे आज पढ़ रहे होंगे प्रमुख शैक्षिक विचारधारक या विचारक पढ़ रहे होंगे। विचारक कौन से थे इनमें हम पढ़ रहे होंगे? शैक्षिक विचारधाराएं क्या पढ़ रहे हैं? विचारधाराएं क्या पढ़ रहे हैं? विचारधाराएं। ठीक, जिसमें जैसे विचारधाराओं में हम पढ़ रहे होंगे सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्शवाद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिकवाद। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। इसमें हम ये पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें विचारक कौन से होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये सब उसमें हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे होंगे? सबसे पहले आदर्शवाद पढ़ रहे होंगे, फिर प्रयोजनवाद पढ़ रहे होंगे और फिर प्राकृतिकवाद पढ़ रहे होंगे। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिकवाद। ठीक है, ये है शिक्षक विचारधाराएं पढ़ रहे होंगे इनमें। तो पिछली हमने लोगों ने पढ़ लिया आधुनिक शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और प्राचीन शिक्षा, ये हमने लोगों ने पढ़ रखा है। तो वो क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए जाते जिससे इसको आपका लाभ मिल सके। चलो देख लेते हैं थोड़ा। इसके स्टार्ट करने से पहले जो पॉइंट रह गए थे कल वो देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21 पूछा जाता है अनुच्छेद 21 में क्या है शिक्षा का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 21 में शिक्षा का प्रावधान क्या है? ठीक, अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में मानव की गरिमा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, जिसे कभी अभी हाल ही में 46 में संशोधन 2002 के अनुसार 21 का जोड़कर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल बात सही है। अनुच्छेद 21 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता दैहिक ये प्रक्रिया इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका आप ये कौन सा संशोधन हुआ? ये हुआ संशोधन 86 संशोधन 2002 में। कौन सा संशोधन? 86 संशोधन 2002 में ये हुआ। तो इसका आप एक इसी छोड़ ले लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी विशेषता और देख लेते हैं। इसमें क्या 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये किसमें? ये अनुच्छेद 21 में ही है। ठीक, अनुच्छेद 21 में ही है। ठीक, अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार है बच्चों का। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या? इस उद्देश्य विशेषकर उन बच्चों को है जो शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, जो विद्यालय कभी नहीं गए हों, पढ़ाई बीच में छूट गई हो। जो विद्यालय कभी बच्चे नहीं गए हैं, जिनके बीच में पढ़ाई छूट गई है, उनके लिए ये पॉइंट। ठीक है, अनुच्छेद 32 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कहता है याचिकाओं के माध्यम से भाग 3 में प्रत्याभूत अधिकार उल्लंघन हेतु न्याय की मांग और प्रावधान
किया गया है। ठीक, न्याय और प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है, किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा का नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? 29 देखते हैं। 29 में राज्य निधि द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में प्रवेश में मतभेद नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, मतभेद या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने प्रशासन को पूरी तरह आज़ादी है। प्रशासन को पूरी तरह आज़ादी है। तो ये पॉइंट थे हम लोगों के, तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ये पूछे जाते हैं, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग ये हमने कल पढ़ा था। भारतीय शिक्षा आयोग, इसे कठोरी आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग। इस आयोग की नियुक्ति सन कितने में हुई थी? 1964 में की गई थी। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कठोरी थे। दौलत सिंह कठोरी थे, इसलिए इसे कठोरी आयोग भी कहा जाने लगा। इसका कठोरी आयोग कैसे पड़ा? इनका जो अध्यक्ष है दौलत सिंह कठोरी। ये सर्वप्रथम आयोग था। ये सर्वप्रथम सबसे पहला आयोग था जिसने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को अवलोकन किया था। समग्र अवलोकन, प्राथमिक, माध्यम और उच्च शिक्षा संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। ये पहला शिक्षा आयोग था। ये कल हमने पढ़ा था, पहला शिक्षा आयोग था। ठीक, ये पहला शिक्षा आयोग था। ऐसा ले लो स्क्रीनशॉट, इसकी बातें देखते हैं। और क्या? शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को 5 लक्ष्यों में आवश्यक होना चाहिए। 5 लक्ष्यों में आवश्यक होना चाहिए। 5 कौन से? शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना चाहिए। उत्पादकता मतलब जो कार्य उनके अकॉर्डिंग जोड़ना चाहिए। ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या? शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम हो। शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता में कायम हो। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। शिक्षा द्वारा सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या? शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के माध्यम से मानवीय जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? संपूर्ण देश में एक समान शिक्षक संरचनाओं को समान शिक्षा 10 वर्षीय हो, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। ठीक। कैसे? 1 से 3 वर्ष तक की क्या होनी चाहिए? पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। 1 से 3 वर्ष तक की क्या होना चाहिए? पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको सीटेट और टेट ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से 4 से 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। 3 वर्ष की उच्चतम शिक्षा होनी चाहिए। 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक। 2 से 3 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। 2 वर्ष की उच्च स्तर प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक। नेक्स्ट आगे पॉइंट है इसका क्या? ध्यान देने वाले योग्य पॉइंट देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या? शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मतलब क्षेत्रीय भाषा ये हम लोग पढ़ते हैं जहाँ इस क्षेत्रीय भाषा शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि मातृभाषा छोड़ के और कुछ पढ़ा रहा है। ठीक। त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित हो। बिल्कुल सही बात है। कार्य अनुभव शिक्षा विभिन्न अंग हों। विभिन्न अंग हों। रोमन स्कूल पद्धति का प्रारंभ हो। रोमा स्कूल पद्धति का प्रारंभ किया जाए। ठीक है। 6 पॉइंट नंबर 6 शिक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता हो। बिल्कुल सही बात। 7वां पॉइंट हमारा क्या है? शिक्षा का आयोजन एवं प्रबंध दीर्घकालीन परिवेश के तौर पर किया जाए। उसे देश की विकासात्मक आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। मतलब शिक्षा ऐसा हो जो विकास की आवश्यकताओं को, वो तो देश की आवश्यकताओं के अनुकूल जोड़ा जाए। 8वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा। ये पूछा जाता है, ये पूछा हुआ है सीटेट में। सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा वो बाल केंद्रित होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट कहते हैं प्राथमिक शिक्षा पर गतिविधियों शिक्षा का आधार हो। ठीक है भाई, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा संस्थान को अधिक सुविधा दी जाए। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो। बिल्कुल बात सही बात है। कार्य अनुभव अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य घटक बने हो। 13 पॉइंट क्या, छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे को हमेशा प्राइमरी तक उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। नीचे अगला पॉइंट क्या, मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने का प्रावधान ना हो। अंकों के स्थान पर रेटिंग दी जाए। अंकों के स्थान पर बच्चों को रटाने की प्रक्रिया नहीं किया, मतलब रेटिंग दी जाए कि अंकों के स्थान पर रेटिंग होना चाहिए। रेटिंग मतलब रैंक। प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षण दिया जाए। राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए। बिल्कुल सही बात है। 16 पॉइंट क्या है, ग्रामीण जनजातीय पर्वतीय एवं पिछड़े इलाके के गरीब बच्चों के लिए गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अधिगम प्रक्रिया मूल्यों की शिक्षा युक्त हो। ठीक, मूल्यों की शिक्षा युक्त हो। ये थे हमारे पॉइंट। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुक्त रहित पूरा करने को प्रोत्साहित करना। मुक्त है, ठीक, मुक्त रहित पूरा करने को प्रोत्साहित करना। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होना चाहिए, ये योजना बालकों को अनुसूचित जाति जनजाति शहरी वंचित बच्चे विकलांगों के लिए विशेष सहयोग कराना है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें क्या, अनुसूचित है, ठीक, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्गों के अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए दुर्बल क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सहित शिक्षा का प्रसार करना। ठीक, तो ये इसका कस्तूरबा गांधी वाला है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आप देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं हम आदर्शवाद। अब हम पढ़ रहे हैं वो आदर्शवाद विचारक। आदर्शवाद विचारक को मतलब कहता है, इसके जनक सबसे पहले देख लेते हैं आदर्शवाद विचारक। आदर्शवाद एक विचारधारा है जिसके मुताबिक विचार जगत की सत्ता है और मन विचार जगत में प्रवेश का साधन है। दर्शन के सबसे प्राचीनतम विचारधाराओं में आदर्शवाद का प्रमुख स्थान है। आदर्शवाद विचारकों या आदर्श मूल्यों प्रत्यय पर अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी संपादित किया जाता है। आदर्शवाद का हिंदी रूपांतरण 2 शब्दों में ही के योग से बना है। एक आइडिया, ये बना आइडिया माने विचार, एल्जम माने बाद में, अर्थात ये दार्शनिक विख्यातधारा जो विचारों की एक विचार ही केंद्र तत्व मानती है, सत्य, ठीक, सत्य मानती है। ठीक, तो ये था विचारधारा के, आदर्शवाद विचारधारा के जनक कौन थे, जनक माने जाए तो जनक तो माने तो इसके जनक थे प्लेटो जनक थे इसके। ठीक, आदर्शवाद प्लेटो के जनक थे, तो इसका ले लो सिंड्रो। ठीक, एक और देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। शिक्षा को समय समय पर कई विचारधाराओं को प्रभावित किया जो अलग अलग युगों के हावी रही। जैसे इसका मेन उद्देश्य क्या था, शिक्षा को समय समय पर कई विचार धाराओं ने प्रभावित किया
जो अलग अलग ईगो में हावी रही है, जैसे आदर्शवाद प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद। ठीक, तो ये था इसका मेन उद्देश्य। ठीक, तो इसका आप नोट कर सकते हो, इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। ठीक, रूस के अनुसार, मतलब रूस में तो हेंडरसन के अनुसार अनुसार क्या था? आदर्शवाद मनुष्य को मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर देता है, क्योंकि उसके अनुसार आध्यात्मिक मूल ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थी डेफिनेशन इनके अनुसार। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर देता है, क्योंकि उसके अनुसार आध्यात्मिक मूल ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके अनुसार डेफिनेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रोबेल के अनुसार देख लें। प्रोबेल के अनुसार शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है, जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से स्थापित कराती है। ठीक, तो ये थी इसकी प्रोबेल के अनुसार। फिर देखते हैं बटलर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज के अधिक परिपक्व सदस्य कम परिपक्व सदस्यों से अधिक परिपक्वता लाने के नियमित तथा उसके द्वारा मानव जीवन में सुधार लाने के लिए योगदान करने का प्रयत्न करता है। करते हैं। ठीक है, तो ये थी बटलर के अनुसार। ठीक, इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट इसके देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे क्या है? बिंदु, शिक्षा प्रदान तथा अर्जित करने के लिए सक्रिय प्रयास करना चाहिए। शिक्षा अर्जित करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शिक्षा से केवल ना तो व्यक्ति का विकास होता है, यद्यपि समाज हमें बेहतर बनता है, समाज इससे बेहतर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शिक्षा से व्यक्ति संस्कारी बनता है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वो एक संस्कारी बनता है, अच्छा व्यक्ति बनता है। ठीक, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ले लो।
चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या, मेन उद्देश्य क्या शिक्षा का मेन उद्देश्य आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। बिल्कुल भैया, वह इस बात को मानता है कि किसी मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष एवं आत्म अनुभूति की प्राप्ति करना। आत्म अनुभूति की प्राप्ति करना शिक्षा का मतलब ये मेन उद्देश्य है। तो आप इतना भी लेके आओगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये क्लास आपने देख ली तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लें। इसके 4 बिंदु हैं। 4 बिंदु क्या हैं? 4 बिंदु देख लेते हैं। नंबर 1 शारीरिक शो का विकास, अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। ठीक। दूसरा पॉइंट सामाजिक शो का विकास, मतलब स्वयं का विकास, अर्थात सामाजिकता का विकास करना। चौथा पॉइंट बौद्धिक, मतलब होता है मानसिक शक्तियों का विकास करना। और चौथा पॉइंट आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिक विकास, इसका अर्थ होता है आध्यात्मिकता का विकास करना। तो ये पॉइंट हमारे थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। तो ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, एक पॉइंट और पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट एक लिख सकते हो। और संसार की रचना विचारों या आइडिया से हुई है। पॉइंट है संसार की रचना विचारों या विचारों से या आइडिया से हुई है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ये बात आप लिख सकते हो। एक पॉइंट और लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखना चाहो लिख सकते हो। आदर्शवाद का मानना था, आदर्शवाद का मानना है कि मनुष्य में असीमित शक्तियां हैं। शिक्षा का उद्देश्य है इन शक्तियों को जागृत करके आत्म अनुभूति प्राप्त करना। ठीक, तो ये पॉइंट है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, कैसे नोट करो? संसार की रचना विचारों से या आइडिया से हुई है। आदर्शवाद का मानना था कि मनुष्य में असीमित शक्तियां हैं। शिक्षा का उद्देश्य है इन शक्तियों को जागृत करके आत्म अनुभूति प्राप्त करना। ठीक, तो ये इसका पॉइंट था। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आदर्शवाद के जनक, वो तो हम ठीक है, आदर्शवाद के जनक प्लेटो को मानते हैं। ठीक, जिनका मानना था व्यक्ति ने विश्वास प्रतिपादित किया, उन्होंने ये विश्वास प्रतिपादित किया था जिसे कहता है वास्तविकता के परे दुनिया में एक सार्वभौमिक विचार था। ठीक, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं। आदर्शवाद के जनक कौन थे? आदर्शवाद के जनक प्लेटो थे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या हमारे आदर्शवाद कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आदर्शवाद कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं। आदर्शवाद कितने प्रकार होते हैं? संपूर्ण जगत के 2 रूप होते हैं। एक आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत केवल 2 रूप होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत होता है, एक भौतिक जगत होता है। आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की तुलना भौतिक जगत की तुलना केवल एक
झलक मात्र है। ठीक, तो ये था, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। और आगे देखते हैं शिक्षा में आदर्शवाद क्या है। शिक्षा में आदर्शवाद क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादी मानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मूल्यों के लिए बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। बालक में सद्गुणों का विकास करके उसे आध्यात्मिक मनुष्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। आप देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम क्या है। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब क्या है देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं सबसे पहले सत्य का मतलब क्या होता है। सत्य पहले क्या था हमारे पास, सत्यम, सत्यम का मतलब क्या होता है, सत्यम का मतलब क्या होता है, सत्यम, सत्यम का मतलब क्या होता है, सत्यम, सत्यम का मतलब क्या होता है। अरे यार पेन चल जा भैया, पेन नहीं चल रहा है। सत्यम, सत्यम का मतलब क्या होता है, सत्यम, सत्यम का मतलब होता है, सत्यम का मतलब होता है भैया जो सत्य है, जो सत्य है। सत्यम मतलब होता है जो सत्य है, सत्य है। ठीक, जैसे 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 गणित, जैसे गणित, विज्ञान, विज्ञान सत्य है। जैसे भूगोल, भूगोल आदि। ठीक, ये पॉइंट है। सत्यम का मतलब होता है, सत्यम का मतलब होता है जो सत्य, सत्यम का मतलब होता है जो सत्य। जैसे गणित, विज्ञान, भूगोल आदि। ठीक, अब हम देखते हैं शिवम। शिवम का मतलब क्या होता है, शिवम, शिवम, शिवम का मतलब क्या होता है, शिवम का मतलब होता है जो संदेह, संदेह है वो, संदेह है, शिवम मतलब होता है। ठीक, जैसे जैसे नैतिक शास्त्र, जैसे नैतिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र, शास्त्र, नैतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि, या आध्यात्मिक शास्त्र, ये सब शिवम के अंदर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट था सुंदरम। सुंदरम, 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 सुंदरम का मतलब क्या होता है, सुंदरम मतलब होता है जो कलात्मक या मनोरंजक, जो जो कलात्मक, लिख सकते हैं जो, जो कलात्मक, कलात्मक, कलात्मक या मनोरंजन, मनोरंजक, मनोरंजक। ठीक, जैसे इसे कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं इसे, जैसे कला, संगीत, संगीत, कविता, इसी से होता है पर कविता, नाटक, नाटक, कहानी, कहानी आदि। ठीक, आदि। तो ये थे, इसका पॉइंट था, ये पॉइंट था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा पहले, यहाँ से देखो। सबसे पहले था आधुनिक शिक्षा में आदर्शवाद क्या है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सुंदरम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक, इनका आध्यात्मिक मूल में अर्थ क्या है, तो अर्थ हमने देख लिया, अर्थ क्या है। जैसे पढ़े सत्यम का मतलब होता है जो सत्य हो। ठीक, जो सत्य हो। और शिवम का मतलब होता है जो संदेह हो। सुंदरम का मतलब होता है जो कलात्मक हो या मनोरंजक हो, जैसे कला, संगीत, कविता, नाटक, कहानियाँ। ठीक, ये चीज़ ये नोट कर सकते हो, ये नोट आप कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा और। आदर्शवाद छात्र में पॉइंट लिख सकते हैं, ये होता है प्रश्न, होता है प्रश्नोत्तर विधि, ना प्रश्न उत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर विधि।
पुरुषोत्तम विधि मतलब इसके समर्थक कौन थे, मतलब ये किसने दिया था, ये दिया था सुकरात, सुकरात, ठीक, सुकरात। एक होता है संवाद विधि, संवाद विधि, संवाद विधि किसकी है, ये थी प्लेटो की। प्लेटो ने क्या कहा था, बच्चों को संवाद करके सिखाना चाहिए, ठीक है। और सुकरात ने क्या कहा, बच्चों से प्रश्न करके सिखाना चाहिए। एक था हमारा आगमन 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 विधि, आगमन विधि या निगमन विधि, निगमन विधि, विधि ये किसकी थी, ये थी अरस्तु की। किसकी थी, अरस्तु की थी। तो ये विधि बूझी जाती हैं। एक अभ्यास विधि थी, अभ्यास विधि किसकी थी, अभ्यास करके सिखाना चाहिए। अभ्यास विधि या निर्देशन विधि, अभ्यास विधि या निर्देशन विधि, ये किसके समर्थक थे, विधि किसके थी, ये थी हार्वर्ड, ये थी हार्वर्ड, ठीक। एक होती खेल विधि, एक पॉइंट होता है खेल विधि, एक है खेल विधि, ये किसकी थी, खेल विधि ये थी प्रोवेल की, कौन सा, प्रोवेल। ये सब किसकी देन है, सब ये आदर्शवाद की देन है, ये सब किसकी देन है, आदर्शवाद की देन है, आदर्शवाद की ही देन है, ठीक, देन है, ये सब आदर्शवाद की ही देन है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या सीखे, यहाँ पे क्या सीखे, यहाँ से देखो, यहाँ पे हम सीखे हैं प्रश्न उत्तर विधि। किसने कहा था कि बच्चों को प्रश्न करके सिखाना चाहिए, तो ये कहा था सुकरात ने। सुकरात ने कहा था बच्चों से प्रश्न करके सिखाना चाहिए, ये प्रश्न विधि दी थी सुकरात ने। दूसरी थी संवाद विधि, किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था बच्चों से संवाद करके उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। प्लेटो को का मानना था बच्चों से संवाद करके, मतलब बातचीत करके बच्चों से सिखाना चाहिए। तीसरा था आगमन विधि या निगमन विधि, किसकी थी, अरस्तु थी। आगमन विधि और निगमन विधि का मतलब होता है कि बच्चों से आना प्रश्न करके सिखाना चाहिए। ये आगमन विधि, ये अरस्तु थी, ये आपसे एक नंबर में आप पूरे बूझ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे कौन सी थी, आगे थी अभ्यास विधि किसकी, निर्देशन विधि। ये हार्वर्ड ने कहा था बच्चों से अभ्यास करके या निर्देश देकर शिक्षा सिखानी चाहिए, बच्चों को निर्देश देकर या अभ्यास करके बच्चों को शिक्षा सिखानी चाहिए, ठीक है। और फिर एक थी खेल विधि का मतलब क्या था, खेल विधि किसने दिया था, खेल विधि का तो प्रोवेल ने कहा था कि बच्चों को खेल में ही शिक्षा देनी चाहिए, आदर्शवाद, ये सब किसकी देन है, ये सब आदर्शवाद की देन है। तो ये थे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और लिख सकते हैं पॉइंट, इसमें लिख सकते हैं आदर्शवाद विद्यार्थियों को एक कोरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, है, आदर्शवाद विद्यार्थी को एक कोरी स्लाइड या पट्टिलिया मानता है, ठीक है, जिससे शिक्षक मनचाहा रूप दे सकता है, ठीक है। इसलिए शिक्षक को ईश्वर का
प्रतिबिंब प्रतिबिंब माना जाता है, माना गया है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब माना गया है, प्रतिबिंब माना गया है जो चरित्रवान, जो चरित्रवान एवं छात्रों चरित्रवान एवं छात्रों का मेल एवं हित भी है, ठीक। तो ये मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट भैया देखते हैं इसमें मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट है आदर्शवाद विद्यार्थियों को एक कोरी स्लाइड मानते थे जिसे शिक्षक मनचाहे रूप दे सकता है और इसलिए शिक्षक को ईश्वर का प्रतिबिंब मानते हैं। प्रतिबिंब मतलब ईश्वर की अपेक्षा ही मानते हैं, जैसे शिक्षक जैसा चाहे वैसा बालक को बना सकता है जो मन चाह एवं छात्रों का मेल एवं हित भी है। इसमें छात्रों का मेल और एवं हित भी है, ठीक। ये था इसका पॉइंट, ये इसका पॉइंट था, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट एक और नोट करना चाहो कर सकते हो, जैसे एक पॉइंट हमारा ये नोट करना चाहो देख सकते हो। आदर्शवाद छात्र का मन या आत्मा का प्रतिबिंब बनता है जो भौतिक शारीरिक की क्षमताओं को लेकर लाभदायक मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जैसे एक पॉइंट है आदर्शवाद, एक पॉइंट हमारा है लिख सकते हो आदर्शवाद में, एक पॉइंट हमारा लिख सकते हैं आदर्शवाद छात्र को मन या आत्मा का प्रतिबिंब मानता है जो भौतिक शरीर की सीमाओं को लाभ कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर है, ठीक। आदर्शवादियों का क्या मानना था, आदर्शवादी छात्रों को मन या आत्मा का प्रतिबिंब मानता है जो भौतिक शारीरिक सीमाओं को लाभकारी या मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। तो ये आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है ना, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट आप और लिख सकते हो। देखो एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, जैसे आदर्शवादी शिक्षा में अनुशासन के पक्षधर हैं। आदर्शवाद शिक्षा जो है शिक्षा में अनुशासन के पक्षधर हैं, कभी कभी ये कठोर अनुशासन भी हो सकता है। एक पॉइंट आप और लिखना चाहो लिख सकते हो। आदर्शवादी जो शिक्षा है, आदर्शवादी शिक्षा में अनुशासन के पक्षधर हैं। कभी कभी ये कठोर अनुशासन भी हो सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहो लिख सकते। आदर्शवाद शिक्षा में अनुशासन के पक्षधर थे, कभी कभी ये कठोर अनुशासन भी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम पढ़ रहे होंगे प्रकृतिवाद, तो
ठीक है। ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा आदर्शवाद, आज हमने आदर्शवाद पढ़ा है, ठीक है। आज हमने आदर्शवाद पढ़ा है और कल हम पढ़ेंगे, आदर्शवाद हो गया खत्म, और कल हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, ठीक है। कैसी क्लास लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप शुरू से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर आ जाओ शुरू से, यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 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 इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर ले लो स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इधर ले सकते हो स्क्रीनशॉट, इधर स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये फिर हम पढ़ेंगे कल। तो कैसी क्लास लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस को कराया जाएगा, यहाँ पे कोई भी आपके साथ गलत नहीं होगा, सारा सिलेबस आपके साथ कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट सिलेबस ये आप किसी से आप मैच कर लेना, किसी से आप मैच कर लेना, सिलेबस में कोई कमी हो तो आप किसी से मैच भी कर सकते हो, ठीक है। किसी से मैच कर लेना सिलेबस में कोई डाउट हो तो। हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमने क्या कर लिया, आज हमने पढ़ लिया, आज हमने आदर्शवाद पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, ठीक है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो। ये अपना बैच चल ही रहा है, आपको पता ही है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ये क्लास आपने कर ली तो आपको हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। ये क्लास आपने कर ली तो बहुत हेल्पफुल होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।